दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे वीर। और दोस्तों जैसा हम आपसे प्रॉमिस किया था, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे जिला शिक्षा अधिकारी श्री जय प्रकाश साबरवाल सर। सर पहले तो आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम का दौर है, परीक्षाओं का दौर है और कहते नहीं एग्जाम और परीक्षा और तनाव ये तीनों एक ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में परीक्षा के दौरान जो चारों तरफ एक डर का माहौल बना रहता है, तो कैसे सर उस डर के माहौल को कम करें वो? मैं जय प्रकाश साबरवाल, जिला शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी। ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है मेरे से जी। तो मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो चारों तरफ से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको छोड़ दे एक बार जी। केवल और केवल हमने कंसंट्रेट अपने सिलेबस की तरफ करना है। जो चीजें हमें बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आती हैं उनकी तरफ कंसंट्रेट करना है। उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। और जो हम इस तरह से हम अपने उसको सिलेबस को डिवाइड कर देंगे, जैसे एक पेंटर होता है, कोई एक जी। किसी की मूर्ति बनाता है जी। तो उस फोटो के ऊपर उसमें आयत या वर्ग बना लेता, उसको डिवाइड कर लेता उस टुकड़ों में जी। और उसके हिसाब से फिर वो प्रत्येक वर्ग को पेंट करता चलता है जी। और धीरे धीरे करके वो सारी जितने भी वर्ग हैं वो सारे कंप्लीट कर देता है और एक बहुत बढ़िया फोटो पेंट हो जाती है, बहुत बढ़िया एक मूर्ति तैयार कर देता है जी। इसी तरह से हमारे विद्यार्थी भी जो सिलेबस दिया हुआ है उसके लिए ये बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्या है। केवल और केवल इतना ही सोचना है कि आज मैंने कितना कार्य करना है जी। उससे संबंधित और ज्यादा सोचना ही नहीं है जी। बिल्कुल दोस्तों, सर ने बड़े ही एग्जाम्पल और बड़े ही कहते नहीं आसान तरीके में आप लोगों को बताया है। क्योंकि सर एग्जाम का दौर होता है तो सभी विषय को समय देना बड़ा जरूरी हो जाता है और इन सारी चीजों में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, ये बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है पढ़ाई के दौरान हमें किस विषय को कितना समय देना है। तो सर अपने उन टाइम टेबल को, अपने उस शेड्यूल को वो कैसे बनाएं जिससे वो सभी सब्जेक्ट को अपना प्रॉपर वे में टाइम दे सके? इसके लिए विद्यार्थी ने अपने आप का आत्म मंथन करना पड़ेगा जी। उसने अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि भी मेरे को जैसे फिजिक्स कितना मेरे को अच्छा लगता है, उसकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है जी। जो उसकी रुचि होती है जिसको उसको वो सब्जेक्ट आसान लगता है जी। ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स सबको ही मुश्किल लगता हो जी। जिसका मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट रहा है जी। तो उसको फिजिक्स आसान भी लगेगा जी। इसी तरह कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसको हिस्ट्री मुश्किल लगता है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिसको हिस्ट्री भी मुश्किल लगता है जी। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनको हिंदी भी मुश्किल लगता है जी। क्योंकि उसकी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल नहीं होता जी। तो विद्यार्थी की रुचि के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है और कौन सा आसान है जी। इसके लिए उस विद्यार्थी ने जो रुचिकर हैं उनके ऊपर समय कम देना चाहिए, जो अरुचिकर होते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट कम होता है उसके ऊपर थोड़ा सा समय उसने ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं ये क्या जानना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर नमस्कार जी। सर मेरा नाम विपिन है जी। विपिन जी नमस्कार, क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरी गुड़िया 10th में है और मेरा लड़का 12th क्लास में है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी देखो जो पिछले साल कोरोना की वजह से ऑनलाइन भी इतनी जो क्लास हुई थी उसमें ज्यादा फर्क नहीं हुआ था इस चीज तो सभी को पता है। कहीं गांव में रेंज की दिक्कत थी तो कहीं पे जितना थोड़ा मोबाइल का ही बच्चों को कम समझ में आ रहा था जी। तो इस बात को लेके ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, कैसे पास होंगे, क्या करें, मेहनत कर रहे हैं लेकिन थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है उन बच्चों में, क्या करें उसके लिए? विपिन जी, इसके लिए सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊं
10+2 है या 10th क्लास है, उसमें 40 नंबर, जैसे आपको मैं बताऊं हिस्ट्री सब्जेक्ट लगा लिया जी, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में 20 नंबर CCE जी, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन बोलते हैं उसको। जी, उसमें 20 नंबर तो इंटरनल होते हैं, जो आपके टीचर जो उनको टीचर पढ़ाते हैं वही लगाते हैं जी, उसके बाद 80 नंबर बचे। 80 नंबर में से 40 नंबर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जी, जिसमें टिक मार करना है। जी, तो विद्यार्थी इस कोविड की वजह से हरियाणा बोर्ड ने भी और CBSE ने भी ये आसान बच्चों को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 40 नंबर तो MCQ के बना दी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी, इसके अलावा मतलब पास होने के लिए तो यही बहुत है जी, और मेरिट में आने के लिए 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर हो जाते हैं। जी, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 15 नंबर हो जाते हैं। 2 नंबर के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, उससे 10 हो जाते हैं, 40 नंबर ये ऐसे हो जाते हैं। जी, तो विद्यार्थी यदि थोड़ा सा आज के बाद भी, जैसे 10वीं के एग्जाम 20 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं जी, और +2 का एग्जाम 20 अप्रैल से है और हाई स्कूल के जो मैट्रिक के एग्जाम है वो 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो अब भी यदि विद्यार्थी मन लगाकर, अभिभावक विद्यार्थी का सहयोग देके, उसको डरा के नहीं, उसको सपोर्ट करके, जी, उसको सहयोग करके यदि उसको आज भी तैयारी शुरू करवा देंगे तो पास होने के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जी, मेरिट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। जी, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी आपके बच्चों के साथ। जी, तो बस थोड़ा सा ये है कि आप अपनी अभिभावक की ड्यूटी बनती है कि वो एग्जाम टाइम में अपने बच्चों को भी टाइम दे। भले ही वो अनपढ़ हों लेकिन उनको आगाह कर सकते हैं। उनको जो वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, जो टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, आजकल मोबाइल में हमारे बच्चे ज्यादा 10वीं 12वीं के बच्चे ज्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि मोबाइल के थ्रू ही उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो इससे उसका वहां से आप उसको छुटवाओ जी, और जो ही बच्चे के साथ आप सहयोग से कार्य करेंगे तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरिट के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आशा है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। ओके, बहुत बढ़िया सर, गाइड पर क्या सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 91.2 FM और प्रोग्राम चल रहा है रेडियो की पाठशाला। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं DO सर श्री जय प्रकाश अग्रवाल सर, जो परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों पे आप सभी से बात कर रहे हैं। आप सभी से जो भी परीक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, क्वेरी हैं, जो आप जानना चाहते हो, वो आज हमारे सर से डायरेक्टली आप जान सकते हो। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813281609। और सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सर कठिन विषय की बात हुई कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ विषय कठिन लगते हैं, तो उन विषयों को सर सरल कैसे बना सके, उसके के लिए आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक उदाहरण के माध्यम से जी सर बच्चों को बताना चाहूंगा। जी, मैं कई बार हमारे बच्चों के साथ मैं रूबरू होता हूं तो उसमें उनको एक ही बात बताता हूं जी, कि मान लो कि आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं। जी, उसको मान लिया हमने कि वो बहुत बड़ा पेंटर है जी, और उसको बोल दिया जाए कि आप अपनी मम्मी का फोटो बनाएं, जी, तो वो इमेज उसके दिमाग में होगी, फोटो रखने की जरूरत नहीं है। जी, और एक अननोन पर्सन के बारे में बता दिया जाए जी, तो वो इजीली वो नहीं बना पाएगा। जी, तो वो उसकी फोटो दिमाग में क्यों है, जी, या उसको कह दिया जाए कि भी आपके पड़ोस में कौन रहता है, जी, वो तुरंत जवाब दे देगा कि फलाना रहता है, मेरा चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे ब्रदर हैं। जी, और उनको बता दिए गांव के दूसरे हिस्से में दूसरी गली में कौन रहता जी। है, तो शायद वो नहीं बता पाएगा। जी, वो क्यों अपने पड़ोस के बारे में बता देता, क्योंकि उनके साथ रोज का आना जाना होता है। जी, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि जो भी आपने कठिन सब्जेक्ट लगता है जी। तो उसको अपना पड़ोसी बनाओ, उसको अपना रिश्तेदार बनाओ, जी,
मुश्किल चीज के साथ ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जाएं। एक बुक्स है, उसको बार बार पढ़ेंगे। मैं एक ही बात कहता हूं कि पर्सन को समझने की कोशिश करें, उत्तर को रटे नहीं जी। यदि पर्सन समझ में आ गया जी, तो जो उसका उत्तर मैंने कभी नहीं पढ़ रखा और पर्सन समझ में आ गया था, तो उसके लिए मैं 5 नंबर का पर्सन है तो हो सकता 5 नंबर मैं ना ले पाऊं, लेकिन यदि पर्सन समझ में आ गया तो 1-2 नंबर मैं उसमें जरूर ले लूंगा। बड़ा ही कहते हैं एक उदाहरण और एक बड़ा ही सरल तरीके से सर बताए हैं। और सर अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, रोहित नाम है सर। रोहित, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं सर से ये पूछना चाहता था, जैसे अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जैसे अभी कोरोना के केस फिलहाल बढ़ रहे हैं ना जी, के हिसाब से। देखो, कोरोना एक अलग चीज है। कोरोना बीमारी बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए खतरनाक बीमारी है और उसके लिए सावधानियां जी बहुत जरूरी हैं जी। कम से कम 2 गज की दूरी भी होना जरूरी है जी। हैंड वॉश करना भी जरूरी है जी। हमने सैनिटाइज करना भी जरूरी है जी। यदि स्कूल में अगर ये सारी कोविड-19 का पालन हो रहा है तो ऐसे स्कूल में छोटे बच्चे हैं जो 5 साल के बाद स्कूल गोइंग होते हैं, वो सभी बच्चे स्कूल में जा सकते हैं। पहले अभिभावक की ड्यूटी होती है कि उस स्कूल में जाएं और उसको चेक करें कि क्या सभी कोविड-19 की जो भी नियम हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि उसका बढ़िया ढंग से पालन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो जी मुझे आशा है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हेलो, मुझे आशा है आपको अपने जवाब मिल गया। सर ये पूछना था, जैसे सर मान लो फिलहाल ही अभी जो कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो इस टाइम मान लो बच्चों की क्लासेस खुलेंगी या नहीं सर? अभी रोहित जी, अभी जो है अभी तो एग्जाम चल रहे हैं जी। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के ऐप पे एग्जाम चल रहे हैं। एक अवसर ऐप दिया हुआ है, उस पे एग्जाम चल रहे हैं, 1st to 8th क्लास जी। और 9th 11th के ऑफलाइन एग्जाम चल रहे हैं जी। 10th और 12th के अभी मैंने बताया था कि 20 अप्रैल से +2 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 22 अप्रैल से हाई स्कूल से 10वीं क्लास के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं जी। तो इसमें जाना ना जाना तो आप अभिभावक के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए मैंने क्लियर आपको बता दिया, जिस भी स्कूल में आप भेज रहे हैं अगर कोविड-19 की पालना हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। और जहां पर भी असुविधा है वहां पर नहीं भेजना चाहिए जी। बड़ा ही एक सही जवाब आपने सर बताया और कहीं न कहीं मुझे आशा है, नहीं उम्मीद है कि इनको इनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और सर अभी हाल ही में हमने हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ चर्ची दादरी से जी। ओम प्रकाश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस समय पे ऐसे प्रोग्राम लेके आए जी। मेरा सर सवाल ये है कि जैसे बच्चे या सभी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो तैयारी तो सभी करते हैं और कामयाब भी होते हैं, सफल भी होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस तैयारी जो हम करते हैं उसको अपने दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक कैसे रखा जाए, कैसे उसको स्टोर रखें ताकि हम उसको भूलें ना जल्दी जल्दी। तो कुछ ऐसा कोई पैटर्न है स्टडी करने का या कुछ तरीका है कुछ, तो आप इस विषय में थोड़ा सा। जी ओम प्रकाश जी, आपका प्रश्न समझ में आ गया। आप जो पूछ रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो वो एक कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लंबे समय तक वो बातें कैसे याद रखें जी। वो लंबे समय तक तब याद हो सकती है जब रट्टाफिकेशन ना हो जी। कोई भी चीज है जी, उसको यदि समझने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी, उसको रटने की बजाय समझें, 1 बार 2 बार उसको, जो मैं बात उससे पहली बार भी मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि पर्सन को समझना है
जी। यदि पर्सन समझ में आ गया तो वो चीज कभी नहीं भूलोगे आप, वो विद्यार्थी कभी नहीं भूल सकता। अगर उसको रटने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि आज रटा है और कल या शाम तक भी वो उसको फिर भूल जाएगा। और जो भी चीज है उसने समझने की कोशिश की, कोई नियम है, कोई डेट है, कोई जगह है, तो यदि हम उसका पूरा आकलन करेंगे, उसके ज्योग्राफिकली भी उसको जगह को चेक करेंगे, उसको स्थान को चेक करेंगे, हम उसके जो डेट है उसकी पूरी कहानी को पढ़ेंगे। यदि हम उस पूरी कहानी को यदि पढ़ लेंगे तो वो चीजें, वो एक कोई भी पर्सन है, कोई भी जीके के पर्सन है या कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन है, यदि हम उसको एक कहानी के रूप में उसको याद करने की कोशिश करेंगे, उसको अपने दिमाग में जहन डालने की कोशिश करेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर रटने की कोशिश करोगे तो वो 2 दिन भी नहीं चलेंगी। जी। ओम प्रकाश जी, मुझे आशा है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर, जहाँ पे गाइडलाइंस की बात हो रही है, वहाँ हमें जहाँ तक नॉलेज में आया है कि सर कुछ स्कूल्स को भी नोटिस भेजा गया है, उसमें उसके बारे में सर थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताएं, जहाँ पे कोविड गाइडलाइन की कुछ पालना नहीं हो रही थी। इसमें ऐसा है कि हम डीओ, डीडब्ल्यू, बीओज, हमारे ABRC, जी, हमारे BRP, जी, वो स्कूलों को चेक करते जी। हैं लगातार, मंथली। जैसे मैं ही हूं, मैं 8 स्कूलों को चेक करता हूं 1 महीने में। जी, तो 4 तो कम से कम एलिमेंट्री के स्कूल और 4 सेकेंडरी के स्कूल। जी, तो उस वक्त हमें ऐप मिली हुई है, समीक्षा ऐप। जी, उस समीक्षा ऐप में हम, उसमें क्वेश्चन होते हैं और वो स्कूल में जाके हम उनको चेक करते हैं तो कहीं पर भी कमी नजर आती है। जैसे लगता है कि भाई विद्यार्थी ने मास्क नहीं पहने हुए हैं, जी, या हैंड वॉश के लिए बढ़िया तरीके से प्रॉपर प्लेस नहीं है, जी, या सैनिटाइजर नहीं रखा हुआ है, जी, तो उस मामले में हमारे द्वारा ही ये लिखी हुई है बातें जी, कि ये कोविड-19 का पालना नहीं हो रही है, इसलिए उनको नोटिस दिया गया। जी, बिल्कुल, ताकि हमारे बच्चे किसी भी हालत में किसी भी तरह के खतरे से बचे रहे, बिल्कुल, कोई उनको नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल। दोस्तों, आप तो देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमारा शिक्षा विभाग भी बिल्कुल एकदम कमर कसे हुए है और किसी भी तरह की कोई भी गलती की कहीं पर भी कोई भी गुंजाइश नहीं रखी जा रही है। और सर, आगे बातों को बढ़ाते हैं, हमारे एक लिसनर हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं पढ़ता हूँ तो उसमें से 1-2 सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट सर ऐसे होते हैं वो पढ़ने में जिनमें मेरा मन नहीं लग पाता सर। मतलब क्या बताऊँ, जैसे कि इंग्लिश है और हिंदी जैसे सब्जेक्ट तो मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ सर, मैथ जैसे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो सर उस केस में मैं क्या करूँ ताकि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे नंबर आ जाए? क्योंकि मेरे पिछली बार सर इंग्लिश में मेरे 70 नंबर आए थे और मैथ्स मेरे 4 नंबर आए थे सर। इसके लिए नीरज जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने अराइज किया है। इसके लिए केवल और केवल जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं, जो विषय आपको मुश्किल लगते हैं, उनको पहले शुरुआत करो। जो आपको आसान लगते हैं उनको पहले शुरुआत मत करो। जो मुश्किल लगते हैं उनको पढ़ो और उसके लिए अपने टीचर का सहयोग लो, अपने अभिभावकों का सहयोग लो। क्योंकि आप अकेले, यदि कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है और आप वो निकल नहीं रहा है किसी भी तरह से, मान लो, तो उसको उस वक्त एक बार छोड़ दो, उसको वहीं पर छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ और उसको देखो। कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल है या फिजिक्स की प्रॉब्लम्स है, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, यदि हम अपने आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं होगी। उसके लिए आपने सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और सहयोग जैसे मैथमेटिक्स है, अब कोई सवाल हम कर रहे हैं जिसमें एक नियम का प्रयोग हो रहा है, a² - b², इसको हम इसके गुणनखंड बनाना चाहते हैं, तो वो यदि मेरे को उसका नियम नहीं पता तो मैं कितना ही चाहे मैं
2 दिन लगा दूं तो भी ये सवाल नहीं हल होगा। जब गुणनखंड बनाएंगे, जब हमें ये नहीं पता a+b इंटू में a-b होता है, जब तक हमें इसका नियम का नहीं पता तब तक मैं वो सवाल नहीं कर सकता। और उसके लिए आपने अपने टीचर से या अभिभावक से या कंसर्न्ड या आपके साथी हैं जो विद्यार्थी हैं जिनको थोड़ा बहुत इनके ज्यादा नॉलेज है, उसका हो सकता है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा हो, तो उससे भी कांटेक्ट किया। अकेले आप ये सोचे कि भाई मैं मैथमेटिक्स को ये सवाल मेरे को नहीं आता तो मैं कर लूंगा, तो शायद मुश्किल है। उसके लिए केवल और केवल एग्जाम्पल वगैरह देखें, उसको देखें, मिलते जुलते कोई ना कोई सवाल आपको वहां पर बुक में ही मिल जाएगा और जो ही उसका मिल जाएगा फिर उस सवाल को अच्छी तरह जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उसमें A to Z समझने की कोशिश करें। ये रकम कहाँ से आई, क्यों आई, यही रकम कैसे आ गई, कहाँ से आई, क्यों आई और कैसे आई, ये 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में पुटअप करो और धीरे धीरे इन्हीं क्वेश्चनों का आप, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे जो विद्यार्थी हैं वो, नीरज जी आप भी उनमें हो सकते हो, कि टीचर के साथ क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं जी। जो विद्यार्थी टीचर से ज्यादा प्रश्न पूछता है ना वो इंटेलिजेंट हो जाता है। अब तो मैं मानता हूं कि अब एग्जाम का समय है और अब हो सकता है कि आपके पास वो टाइम ना भी हो जी। लेकिन हमारे टीचर्स हर वक्त तैयार रहते हैं। और चरखी दादरी का जिक्र करें या किसी भी जिले की बात करें तो संबंधित मेरे लगभग सभी जिलों में DO DW साथी हैं। या यदि दादरी जिले से बात कर रहे हैं तो किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो हमारे पास इस FM के माध्यम से या मैं इनसे तहकीकात कर दूंगा या मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मिल सकते हैं और उस टीचर को हम आपके लिए मुहैया करवा भी देंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो हम टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को आदेश भी कर सकते हैं कि जो भी बच्चे प्रॉब्लम लेके आते हैं उनका सॉल्यूशन भी करें जी। सर पर एक छोटा सा सवाल और है सर, जैसे कि हमारे टीचर्स ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, पर सर हमें 1-2 सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट बन जाता है लेकिन सब सब्जेक्ट में नहीं बन पाता। तो सर क्या जरूरी है कि इंटरेस्ट मतलब अगर नहीं बन रहा तो कैसे बनाएं उस सब्जेक्ट में ताकि मन लगाकर पढ़ा जा सके? एक बात बताओ नीरज जी। हाँ सर। आपकी बहन है? हाँ सर, एक छोटी बहन है। छोटी बहन है तो आपके घर में कोई और बड़ा होगा, आपकी मम्मी से पूछना कि पहली बार जब रोटी बनाई तो उसका इंटरेस्ट था क्या या कोई आपसे आपके पिताजी ने कोई काम करवाया घर का या खेत में काम करवाया तो इंटरेस्ट नहीं होता है जी। कोई भी कार्य करते हैं हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए हमने काम करना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, रुचि पैदा करनी पड़ती है यदि सफल इंसान बनना है जी। यदि सफल इंसान बनना है तो उसमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी। रुचि पैदा करने के लिए जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनका चिंतन करना है कि वो समस्या दूर कैसे होंगी, वो तरीका खोजना है कि हमने जो ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, ये मत कहो कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट है, यदि आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इंटरेस्ट नहीं होगा तो बहुत बढ़िया एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते और इंटरेस्ट नहीं होगा तो एजुकेशन प्राप्त नहीं करोगे तो सर्विस बढ़िया जॉब नहीं मिलेगी आपको, कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इंटरेस्ट क्रिएट करो और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ आ रही है, उसके बारे में चिंतन करो और उसका समाधान का तरीका निकालो कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। सब्जेक्ट क्या है तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप प्रॉब्लम लेके किसी भी स्कूल में जाओगे, चाहे प्राइवेट स्कूल में चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, तो ऐसे टीचर नहीं है कि आपको समाधान नहीं करेंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं देंगे जी। कोशिश करें। मैं तो ये कहता हूं कि कोशिश, एक कौन बनेगा करोड़पति में नीरज जी, अमिताभ बच्चन जी ने 100% सफलता का मंत्र दिया था, शायद पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं जी। 100% सफलता का मंत्र वो ये था कि कोशिश कोशिश और कोशिश जी। बस आपकी ड्यूटी ये है कि आप कोशिश करें, मन लगा के कार्य करें। ये नहीं है कि किताब तो आपके आंखों के सामने रखी है
और दिमाग कहीं और है, भाई वो फलाना राहुल वहां उधर खेल रहा होगा, ये गलत है। कंसंट्रेशन होनी पड़ेगी, एकाग्रता आपने क्रिएट करनी पड़ेगी, और यदि एकाग्रता होगी, कंसंट्रेशन होगी, तो आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हाँ सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। सर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ओनली ऑन अपना रेडियो 91.2 FM पे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको परीक्षा से लेकर के कोई भी प्रश्न है तो आप कॉल करना ना भूलिएगा हमारे स्टूडियो नंबर पे। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813281609। एक बार फिर स्वागत है आपका अपना रेडियो 91.2 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे वीर, और प्रोग्राम चल रहा है रेडियो की पाठशाला। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर श्री जय प्रकाश साबरवाल सर। सर जैसे कि बात आज हो रही है एग्जाम पे, परीक्षा पे, तो बहुत सारे हमारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं जो अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। और सर हम आगे प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और सर जानना चाहेंगे आपसे कि परीक्षा और तनाव के बीच में अंतर कैसे बिठाएं। लेकिन उससे पहले सर हम हमारे एक श्रोता हैं, उनसे जानना चाहते हैं वो क्या जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। सर मैं फिरोजपुर से बोल रही हूँ। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा सोनिया नाम है। जी मैडम, क्या जानना चाहती हैं? सर मेरा बेटा 10th क्लास में पढ़ता है, उसके एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, उसको कैसे तैयारी करवाऊँ मैं एग्जाम की? जी सोनिया मैडम, मैं आपको बता दूं 10वीं क्लास के लगभग एक ही पैटर्न है। उसमें आपके 20 नंबर CCE के होंगे, जो कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जिसको बोलते हैं, स्कूल अपनी तरफ से लगाता है, जो इंचार्जेज हैं जी जो वो लगाते हैं। और इसमें जैसे इंग्लिश का है 10th क्लास का, इसमें 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, और 5 नंबर के भी 3 आएंगे। इस तरह से ये साइंस का ये सिलेबस है। इसमें 30 नंबर होंगे थ्योरी के, 30 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, और 20 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे, 20 नंबर वो बता दिया CCE के होंगे। इसमें केवल इतना ही है कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें साइंस को छोड़कर बाकी सभी में 40 + 40 + 20 नंबर CCE, 20 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टिक मार्क के होंगे, और 40 नंबर जो होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे। तो सोनिया जी, मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और अब हमसे जुड़ रहे हैं हमारे एक और नए श्रोता। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है, गाँव बड़ेगढ़ से बोल रहा हूँ जी बताइए, क्या प्रश्न जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं जानकारी? ये है जी, मेरे स्कूल बच्चे जाते थे, वो स्कूल बंद हो गया जी, ना तो बच्चों के पेपर हुए हैं जी। वो स्कूल बंद हो गया जी, पेपर भी नहीं हुए हैं, क्या करें वहाँ पे समझ में नहीं। कौन सा स्कूल बंद में, किस स्कूल में जाते थे? ट्रस्टिन में जाते थे मंडोला। अच्छा, वो स्कूल बंद हो गया जी। चलो मैं उसके बारे में तहकीकात करूंगा। मेरे ऑफिस में आना, चरखी दादरी झाड़ू सिंह चौक, जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरा, पहले अब ऑफिस यहीं पर है। आप एक बार मेरे से मिलिए, मैं इसके बारे में
तहकीकात करता हूँ कैसे बंद हो गया। और बच्चे कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे? एक 7वीं क्लास में लड़की थी जी, एक 5वीं क्लास में लड़का है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका समाधान करूंगा। एक लिखित मेरे पास एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। आप ना भी आने चाहें तो कोई बात नहीं, आप एक मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं जी। एक एप्लीकेशन लिख के मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। नंबर बताया जी सर आपका। 94 161 41 531। जयप्रकाश, जिला शिक्षा अधिकारी हूं मैं। आप ना भी आना चाहें कोई बात नहीं, आप मेरे को एक एप्लीकेशन लिख के मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें तो आपका समाधान होगा। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे वीर और प्रोग्राम चल रहा है रेडियो की पाठशाला। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट श्री जयप्रकाश साबरवाल सर, जिला शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी। और इस समय हमसे हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मैं ज्योति बोल रही हूँ। जी ज्योति जी, क्या जानना चाहती हैं आप? सर सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वो मतलब इतनी अच्छी जानकारी और बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बातें बता रहे हैं। ज्योति जी थैंक यू। सर इसके अलावा मैं एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज आखिर मैं तो एक वर्किंग वुमेन हूँ और लेकिन मैंने बच्चों में जो चीज देखी है और जो चीज मैंने आभास की है वो ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को अपनी किस्मत से बड़ा लिंक रखते हैं कि अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा, और अगर हमारी किस्मत खराब हुई तो अगर हम जितना भी पढ़ लें हमारा एग्जाम खराब ही होगा, जो कहीं ना कहीं चीटिंग को बहुत प्रोमोट करता है। ये ज्योति जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ही हमारी 2:30 बजे जो 10वीं और 12वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं, इसके लिए अभी हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे उपायुक्त श्री राजेश जोगपाल जी बहुत मेहनती कर्मठ हमारे अधिकारी हैं, और उसके साथ बोर्ड के वाइस चेयरमैन वीपी यादव जी और हमारे सेक्रेटरी साहब राजीव प्रसाद जी। हमारी अभी 2:30 बजे से 3:45 बजे तक हमारी मीटिंग हुई है, इसी के ऊपर मंथन हुआ है। और हमारे 38 सेंटर हैं हमारे जिले में, जिसमें 12 सेंटर हमारे बारडा ब्लॉक में हैं और दादरी और बोंद ब्लॉक में हैं 26 और 38 टोटल सेंटर हैं। 38 सेंटर के सभी चीफ सुप्रिटेंडेंट को हमने यहाँ पर बुलाया हुआ था मीटिंग में। हमारे तीनों बीओज खंड शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे और इसी बात के ऊपर ये चिंतन किया गया। उपायुक्त महोदय ने जी भी, सेक्रेटरी साहब ने भी, वाइस चेयरमैन साहब ने भी इसी के ऊपर कहा कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह से नकल नहीं करने देना, क्योंकि जो विद्यार्थी एक बार नकल कर लेता है तो मैं ये मानता हूं कि वो बच्चा लाइफ में ज्यादा सफल नहीं हो सकता जी। क्योंकि आज के दिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें रिटन टेस्ट ना होता हो जी। क्योंकि मैं पहले सोचता था कि भी एक चपरासी ऐसी है जो पियोन है, इसकी बगैर टेस्ट के हो जाती होगी, लेकिन अब तो ये सरकार आने के बाद में पियोन की भी टेस्ट होता है और उसके माध्यम से ही सिलेक्शन होता है। तो जो इससे छोटी पोस्ट तो कोई होती ही नहीं है। रही बात किस्मत की उन लोगों की किस्मत चमकती है जो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं जी। अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो किस्मत कहाँ। अगर कोई हमारे सामने फ्रूट रखा है और मैं ये कहूँ किस्मत होगी तो मेरे मुंह में आ जाएगा जी। यदि मैं उसको उठा के खाऊंगा नहीं, मुंह तक लेके नहीं जाऊंगा, मुंह खोल लूंगा नहीं, मैं उसको अंदर
फ्रूट को अंदर नहीं लेके जाऊंगा तो वो कैसे अंदर चला जाएगा। किस्मत तब साथ देती है, किस्मत उन बहादुर बच्चों की, बहादुर इंसानों का साथ देती जो कर्म करते हैं, और जो कर्म करते हैं वो सफल होते हैं। किस्मत का इसमें कोई बहाना लगाना बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता। और नकल बिल्कुल भी किसी भी हालत में नकल नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब 373 फ्लाइंग उड़न दस्ते बने हुए हैं जी। प्रत्येक सेंटर में फ्लाइंग के अलावा भी ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, प्रत्येक पेपर में ऑब्जर्वर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई भी विद्यार्थी चीटिंग कर लेगा। तो शायद आप समझ में आ गई होगी कि कोई भी विद्यार्थी आज के दिन नकल नहीं कर सकता जी। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगी और बच्चों को उनमें एक नई जो है कहीं न कहीं जो एक गलत फहमियां फैली हुई हैं उनको दूर करने की आप कोशिश करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। और सर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर परीक्षा और तनाव, क्योंकि परीक्षा के दौरान बच्चों में तनाव बहुत हो जाता है, तो ये इन दोनों में आपस में सामंजस्य कैसे बिठाएं? देखो, तनाव जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जी, जो अपने आप को होशियार समझते हैं जी, उन विद्यार्थियों के बीच में तनाव होता है जी। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को याद आ गई जी। तो जब हमारा एग्जाम होता था, ये सेमेस्टर सिस्टम बाद में शुरू हुआ है, पहले हमारे एमएससी मैथमेटिक्स मैंने की थी जी। तो उस वक्त सेमेस्टर थे हमारे जी। 2 साल में एमएससी मैथमेटिक्स होती है, तो उसमें 4 सेमेस्टर हुए थे जी। तो जिस दिन हमारा एग्जाम होता था नेक्स्ट डे को, तो उस रात हमारे दिमाग में ये थी, हमारे सारे साथी कह रहे थे कि उस दिन तो सोना ही नहीं है जी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं उनको ये कहता था कि जो हमने काम कर लिया, जो हमने तैयारी कर ली है जी, उसके बाद यदि हम स्ट्रेस लेंगे जी, तो ये मान के चलो एग्जाम में जब बैठोगे, जो हमने तैयारी कर रखी है वो भी आधी से ज्यादा हमारी साफ हो सकती है। तो इसलिए तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। केवल और केवल जो हमारा डेली का रूटीन है, जो हमने उनको बाइफरकेट किया हुआ है सिलेबस को, जैसे जैसे हमने उस सिलेबस को बांटा हुआ है, जैसे हमने टाइम टेबल उसका बनाया हुआ है, उसी तरीके से रूटीन के हिसाब से अपना वो कार्य करते रहें। इसके अलावा यदि आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको स्ट्रेस नॉर्मल सा आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भाग्यशाली हैं, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट तो हैं ही हैं, ये मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस ना लें, उसको दूसरे तरीके से करें और अपना जो टाइम डिवोट कर रखा है, जैसे टाइम हमने टाइम टेबल बना रखा है, उसके हिसाब से भी कार्य करते रहें और इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल के कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बच्चों को परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम में सर यही जानकारी दी कि तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है आखिरी पड़ाव आपकी जिंदगी का बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको एक बात और दिमाग में आ गई मेरे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी मैं विद्यार्थियों के बीच में होता हूँ, किसी स्कूल में जाता हूँ और विद्यार्थियों से रूबरू होता हूँ, तो उनको मैं एक अलग से क्वेश्चन अराइज करता हूँ, उनको बताता हूँ कि हर इंसान का दिमाग बराबर होता है जी। अब आप में से बहुत सारों का क्वेश्चन ये अराइज हो गया होगा कि जब दिमाग बराबर होता है तो नंबर बराबर क्यों नहीं आते? उस क्लास में हमारे नंबर इक्वल क्यों नहीं आते? यस सर। तो उसमें इसलिए नहीं आते, जो विद्यार्थी दिमाग का जितना प्रयोग करता है जी, जितना प्रयोग करेगा उतने ही नंबर आएंगे जी। अगर एक अच्छा स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट कौन कहलाता है?
इंटेलिजेंट वो विद्यार्थी कहलाता है जो थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहता है, जो टीचर पढ़ाते हैं उस वक्त ध्यान दे लेता है, और थोड़ा सा घर पे ध्यान दे लेता है उसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो बच्चा धीरे धीरे इंटेलिजेंट होने लग जाता है। जी। और कमजोर विद्यार्थी वो होता है जो धीरे धीरे मतलब क्लास में कम पढ़ता है, जी। ध्यान कम देता है और घर पे भी थोड़ा सा कम, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है दिमागी, यदि उसकी बशर्ते मेडिकल सर्टिफिकेट मंद बुद्धि का ना हो। जी। वरना दिमाग सबका बराबर है, जो जितना उसका प्रयोग करता है उतना विद्यार्थी इंटेलिजेंट। जी सर, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, वो जो है कुछ जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरीश है। हरीश जी नमस्कार, क्या प्रश्न जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? जी, मेरा ये सवाल है कि अक्सर ये देखा जाता है कि 11वीं 12वीं तक आते आते बच्चे थोड़ा पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, इधर उधर जो है उनका ध्यान चला जाता है और पढ़ाई पे जो है थोड़ा भटक जाते हैं। तो मेरा सर से यही सवाल है कि कैसे करके वो अपने रास्ते पर वापस आए, पढ़ाई पे मन लगाएं। हाँ हरीश जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने, और मैं इस टॉपिक के ऊपर कम से कम भी आधा घंटा 1 घंटा बोल सकता हूँ। ये मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभिभावक हैं हरीश जी? आप अभिभावक हैं? मेरे यहाँ पे रिश्तेदार के कुछ बच्चे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था। तो अभिभावक का मतलब ये है कि या तो आप उसके बड़े हैं, मतलब आप बड़े हैं या फिर आपके भी बच्चे हैं? जी, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं हरीश जी आपको एक बात समझाना चाहूंगा। आज के समय हम अभिभावक, उसमें मैं भी शामिल हूँ जी, आप भी शामिल हैं जी। जो अभिभावक हम क्या करते हैं कि हम 12वीं क्लास तक उस अपने बच्चे को बच्चा ही समझते हैं। यस सर। हमारी ड्यूटी हम सोचते हैं कि 12वीं क्लास के बाद शुरू होती है। जी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ये कहूंगा कि हमारी ड्यूटी शुरू होती है 8th क्लास के बाद। जी। 8th क्लास से 12th क्लास तक। यस सर। और 8th क्लास के बाद हमारे, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, उसके शरीर में बदलाव आते हैं। जी। और उस बदलाव के वक्त लड़की है तो माँ की विशेष ड्यूटी बनती है, और बेटा है तो पिताजी की विशेष ड्यूटी बनती है। 8वीं क्लास से 12th क्लास तक, 12वीं क्लास तक अभिभावक ने, माँ बाप ने एक विशेष ड्यूटी निभानी पड़ेगी यदि हमने उनको पैदा किया है और हम उनका उज्जवल भविष्य चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त बच्चे को जब उसका शरीर में बदलाव आते हैं तो उसको उल्टी सीधी बातें अच्छी लगती हैं जी। और उस वक्त वो ड्यूटी अहम बन जाती है अभिभावक की कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कहाँ पर है, कैसी उसकी संगत है, कैसे उसके यार दोस्त हैं, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है। क्योंकि उस वक्त उसको जो भी उल्टी सीधी बातें वो इतनी अच्छी लगती हैं, आप सोच नहीं सकते। आप भी शायद उसी में से गुजरे हैं, उसी उम्र में से गुजरे हैं। तो हम सोचते 12वीं के बाद हैं, तब हम अभिभावक ये बोलते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो मेरा कहना ही नहीं मानती, क्योंकि जब वो बच्चा बिगड़ चुका होता है जी। 11th क्लास 12th क्लास में भी बच्चा बिगड़ा नहीं है, अभी उसको संभालने की आवश्यकता है। केवल और केवल इन बातों में जब उसके बच्चे के शरीर में बदलाव आते हैं, उस वक्त माँ बाप की एक विशेष ड्यूटी होती है। जो वो ड्यूटी निभा देता है उसकी गारंटी मेरे से ले जाना, जिला शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी से ले जाना, मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपका बच्चा बिगड़ जाए या उल्टे सीधे रास्ते पे चले जाए तो। जी। तो जी, मुझे आशा है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम, जैसा कि आज परीक्षा को लेकर के बहुत सारे विषयों पर बात हो रही है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं
और सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अभी जो क्योंकि कोविड-19 था इस वजह से स्कूल प्रॉपर वे में खुले नहीं हैं और उसके दौरान जो इस बार के एग्जाम है तो उस एग्जाम के परीक्षा पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? अगर हुए हैं तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं। इसमें 10वीं और 12वीं में जो CCE के अलावा जो पहले से ही था जी सिस्टम जी वो मैंने पहले भी बताया था, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव जी इवैल्यूएशन। जी ये हमारे इंटरनल नंबर होते हैं 20 नंबर। जी इसके अलावा जो थ्योरी है उनका हाफ हाफ कर दिया है। जी थ्योरी 40 नंबर की और वो जो MCQ क्वेश्चन है वो भी 40 नंबर। जी तो कोविड की वजह से हमारे सरकार ने, हमारे एजुकेशन बोर्ड ने ये एक प्रावधान किया है कि ताकि बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। जी इसलिए उन्होंने 40 नंबर तो केवल MCQ के ही बना रखे हैं जी और जिसकी वजह से बच्चा इजीली पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। 40 नंबर में से लगभग हमारे स्कूलों में, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए, चाहे ऑनलाइन के जरिए, चाहे अवसर ऐप के जरिए, किसी न किसी माध्यम से हमारे सभी टीचर्स ने, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, काम करवाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभिभावक, विद्यार्थी इसमें डिस्करेज होगा। ये बहुत सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया है और बच्चों को छूट भी दी है। जी सर, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल में जैसे पढ़ाई 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 बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके भी लंबे चौड़े बिजनेस है। सर इस बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि लंबे चौड़े बिजनेस है तो क्या हम पढ़ाई कम पढ़े लिखे हैं हम भी बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस कर सकते हैं? सर देखो ये चीज एक अलग मैटर है। बाकी मैं आपको ये बात बताऊं, केवल हमारा मकसद ये नहीं है कि पढ़ाई से हम केवल नौकरी ही प्राप्त करनी है जी। पढ़ाई करने का मतलब केवल और केवल ये है हम देश के एक अच्छे नागरिक बने जी। हमारा एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई एजुकेशन केवल और केवल पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए की जाती है और पढ़ाई नहीं है तो हम बिजनेस करें, ये नहीं है। अगर अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो बिजनेस भी बहुत बढ़िया करेगा। जो एक अनपढ़ है, कम इरिटेट पर कम पढ़ा लिखा इंसान है तो वो बिजनेस, उससे पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा बढ़िया बिजनेस करेगा जी। तो इससे आप बिजनेस को और एजुकेशन को, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। एजुकेशन केवल और केवल हमारे अच्छे नागरिक बनने के लिए भी तो है कि हमने एक अच्छा नागरिक बनना है। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जितने हमारे कॉलेज जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, ये जरूरी तो थोड़ी है कि भी सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। उनमें से बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस करते हैं। बीटेक करके भी अब लोग खेती बाड़ी करते हैं जी। वो अच्छा बिजनेस दे रहे हैं जी। बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी वगैरह उगाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो आप ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और इसको इसके साथ कंपेयर ना किया जाए जी। एजुकेशन केवल और केवल एक अच्छे नागरिक बनने के लिए जरूरी है जी। विक्रम जी, मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। यस सर। सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास एक मैसेज आया है समसपुर से और इनका नाम रीना है और रीना जी का प्रश्न ये है कि परीक्षा के दौरान सर समय को कैसे हम बचाएं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पुट किया है रीना ने जी। इसके लिए कि समय कैसे बचाना है, हमने अपने जो सब्जेक्ट हैं, अपने जो टॉपिक हैं, उनको बाइफ्रिकेट करना। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में मान लो हमारे 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक में हमने उनको अलग अलग से टुकड़ों में बांट लिया और टुकड़ों में बांटने के बाद में ये पहले प्लान करनी होती है। आज भी हम प्लान कर सकते, बहुत सारा टाइम बाकी है अभी कम से कम 10 दिन बाकी है हमारे एग्जाम, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम होने में। तो हमने उसको ये देखना पड़ेगा कि इसमें मेरे को आसान क्या लगती है और मुश्किल क्या लगती है। जहां पर चीज आसान लगती है उसको कम समय दो,
जहां पर मुश्किल लगती है उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दो, और जो बहुत ही मुश्किल लगती है उसको एकदम अब स्टार्ट करना कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हमने केवल जो पहले पढ़ा हुआ है उन्हीं के ऊपर टाइम देना है, और उसके हिसाब से टाइम देना कि मेरे को कौन सा टॉपिक कम तैयार है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे, जो बहुत बढ़िया लग रहा है उसको कम टाइम दे। लेकिन रिवीजन जरूरी है, और रिवीजन भी कैसे करना होता है, पढ़ना नहीं होता, रीड करना नहीं होता, राइट करना भी होता, लिखना भी होता। आप कोई भी चाहे किताब में से बुक में देख देख के लिखो, बोलो, पढ़ो और लिखो। तीन चीजें हमारी नजरें है ना, ये नजरें भी उसको रीड कर रही हैं। जी। हमने उसको देखा, फिर अपने दिमाग में उसको बोला और फिर लिखा, तो उससे 3 टाइप की प्रैक्टिस हो जाती है। जी। और जो जो हम इस तरह से कार्य करते चले जाते हैं तो हमारा जो हाथ है, जो राइटिंग की वो है प्रक्रिया, क्योंकि एग्जाम में राइटिंग हमारे हाथ चलते नहीं, मैं कई बार फ्लाइंग में देखता हूँ तो बच्चे लिखना बहुत कुछ चाहते लेकिन हाथ नहीं चलता है। जी। या लिखते हैं वो गलत लिखता, काट देते हैं, तो उसकी यही कमी होती है कि हम उसको राइटिंग वर्क में ज्यादा काम करें। जी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि रीना जी को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और सर, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक जो नॉर्मली हम देखते हैं कि परीक्षा के दौरान सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो एक घर में डर का माहौल हो जाता है कि टीवी बंद हो जाती है और जो है बच्चों को खेलना बंद हो जाता था, सर आपके साथ भी ऐसा होता था? देखो, ऐसा है, मैं ये बहुत जबरदस्त मेरे मतलब का एक क्वेश्चन आपने पुटअप कर दिया है। मैं पहले चरखी दादरी में ही मार्च 12 से सितंबर 18 तक खंड शिक्षा अधिकारी रहा हूँ जी। और ये जब उसके बाद मैं DW भिवानी चला गया जी, तो वहां पर भी जी मैं जब ये सक्षम ब्लॉक कर रहे थे, मिनिमम लर्निंग लेवल जी, बच्चे को कम से कम ये चीजें तो आनी ही चाहिए जी। तो हमारे प्रत्येक ब्लॉक का, प्रत्येक स्कूल का 3rd, 5th, 8th या 3rd से 8th क्लास तक के एग्जाम चलते रहते थे। ब्लॉक सक्षम ब्लॉक करना है, हम प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस करते थे जी। लेकिन मेरा एक अलग तरीका होता था। मैं ये जरूर कहता था कि जो जो हमारे सक्षम ब्लॉक के लिए स्कूल नामचीन हुए हैं, उन स्कूलों में या प्रत्येक स्कूल में एक पीरियड तो कम से कम एक पीरियड खेल का या कोई न कोई एंटरटेनमेंट का होना बहुत जरूरी है जी। और एक खास बात और बताऊं मैं आपको, मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक स्कूल के प्रिंसिपल से भी उनसे बातचीत करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई स्टेज पे प्रोग्राम होना चाहिए और उसका वो एक्टिविटी उससे करवानी चाहिए। जो विद्यार्थी एक्टिविटी करता है तो मैं उसको ये मानता हूं कि उसके जो अंदर के जो झिझक है, उसके अंदर जो डर है, वो लगभग खत्म हो जाता है। मैं खुद जोनल, इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल वगैरह होते थे हमारे कॉलेज वगैरह, वहां पर पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, क्योंकि जो केवल और केवल किताब के ऊपर होते हैं, ये हम कहते थे भाई अक्षर नाचने लग जाते हैं। ये मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ, आप खुद अपने प्रैक्टिकल करके देखना। जो भी मेरे लिसनर हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्षर नाचते कैसे हैं। क्या होता है कि हम बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद क्या आता है कि हमारी जो आंखें हैं, जो नजरें हैं, ये उन अक्षरों को उठा लेती हैं और हमारा दिमाग जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो बीच में रह जाते हैं। तो वो हमारे धुंधलापन सा अक्सर उल्टे सीधे नजर आने लगते, जिसको अक्सर नाचना कहते हैं। तो बहुत एक लिमिट होती है, यदि आप उस लिमिट से आप रोटी ज्यादा खा लो, आप पानी ज्यादा पी लो, कोई भी एक्सेस करोगे तो वो हानिकारक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो विद्यार्थी खेल खेल में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में भाग लेता है, वो बच्चा ज्यादा सफल होता है, अकेला किताबी कीड़ा बन के ना रहे। बिल्कुल सर, सर ने बताया कि और हमारे कई सारे स्टूडेंट्स का सर ये प्रश्न आया हुआ था, क्योंकि क्या होता था एग्जाम के दौरान उनके घरों में जो है एक ऐसा माहौल बन जाता है
और सर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जो है वक्त भी हमसे जो है कह रहा है इजाजत ले लेनी चाहिए, लेकिन सर एक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन अभिभावकों के लिए सर जो अक्सर बच्चों की एक तुलना की जाती है, देखो पड़ोस में उनके उसके नंबर ज्यादा आए या उससे एक जो कंपेयरिंग होती है सर, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है जी कि हम अभिभावक हैं, वो सभी को ऐसे ही बोलते, वो देख बेटा जी वो फलाना वाला लड़का देखो कहाँ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हमारे अभिभावकों की कमियां नजर आती हैं मेरे को, क्योंकि हमने जब वक्त था तब उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जी, और जब जो चीजें उनको बतानी चाहिए थी, जिस वक्त बतानी चाहिए थी, जिस वक्त उसको समझाना चाहिए था, उस वक्त हमने उनको नहीं समझाया जी। और जिस पेरेंट्स ने, जिस अभिभावक ने समय पर अपने बच्चों को गाइडलाइंस दे दी, वो सफल हो गया। जिस अभिभावक ने समय पर उनको नहीं बताया जी, वो बच्चा यही विचलित हो जाता है और उसको हमारे जैसे अभिभावक हैं यही कहते रहते हैं कि भाई वो फलाने का लड़का कुछ कर रहा है, वो देखो उसने ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि इसके लिए एक स्लोली मैं ये कहूंगा कि उसको धीरे धीरे उस लाइन पर लेके आना पड़ेगा जी। और उस लाइन पे एक पटरी के ऊपर ट्रेन के डब्बों को रखते हैं तो उसमें बहुत जोर लगता है जी। बहुत अलग अलग टाइप के मतलब उसमें हमने काम करना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे हमने एक बार उसको लाइन पे लेके आना पड़ेगा और उसको उदाहरण देने की बजाय अपने बच्चे के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो काम नहीं कर पाते हम तो फिर मुश्किल हो जाता है उस बच्चे को ये करना। जी दोस्तों, अब वक्त का तकाजा है और हमें आपसे जो है इजाजत ले लेनी चाहिए, लेकिन चलते चलते हम चाहेंगे सर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जिन्होंने भी मेरी बातें सुनी हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूं और भगवान से दुआ भी करता हूं कि वो बहुत शांत मन से खुश होकर एग्जाम दें और वो सफल होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, केवल और केवल आप अपनी कोशिश करते रहिए। मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगा और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा से 91.2 FM पर फिर आने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम को लेकर के, परीक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी बातें थी जो जानना चाहते थे और वो सारी बातें उनको आज के इस प्रोग्राम में जानने को मिली। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अब जो हमारे आप लोग अब लोकगीत का एंजॉय करिए ओनली ऑन अपना रेडियो 91.2 FM पे। बाय बाय।